हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, कैसे हम लोग जो है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और जिसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, और एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फार्मूले की भी हेल्प से हमने देखा था कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, या आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है और कैसे जो है किसी मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो देखिए रैंक यहाँ पर कह सकते हैं कि रैंक एक तरह का एक नंबर होता है जो कि हर एक मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए नंबर आर इज said to be rank of matrix A if it possesses the following properties. नंबर वन हमारा है कि there is at least one non-zero minor of matrix A of order R and नंबर टू होता है हमारा कि every minor of order R plus 1 is 0। तो देखिए यहाँ पर किसी नंबर R को, ये नंबर R इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A। किसी नंबर R को ही हम लोग क्या कहते हैं, किसी मैट्रिक्स A का रैंक कहते हैं इफ़ इट पॉसेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को रखता हो। नंबर वन हमारा है कि देयर इज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। उसमें कम से कम उस मैट्रिक्स में एक ऐसा माइनर होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, और उसका ऑर्डर कितना हो, R हो। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम लोग माइनर ले लें और उस माइनर की वैल्यू अगर निकालें, अगर माइनर की वैल्यू क्या आती है, अगर माइनर की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है और तो हम देखेंगे कि माइनर का ऑर्डर कितना है। तो जो माइनर का जो ऑर्डर होगा वही कहलाएगा उस कह सकते हैं मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है। और नंबर टू कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R प्लस 1 इज़ 0। अब मान लीजिए अगर हमने देख लिया कि R ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू क्या है, वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उससे अगर बड़ा हम लोग कोई माइनर लेंगे, हमने देखा कि R ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो अगर उससे बड़ा यानी R प्लस 1, R प्लस 2, R प्लस 3 जितने भी हम लोग माइनर लेंगे उससे कह सकते हैं बड़े ऑर्डर के, R से बड़े ऑर्डर के, तो उसकी वैल्यू सबकी सब क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को जो भी मैट्रिक्स जो कह सकते हैं फुलफ़िल करता है वही कहलाता है, वही होता है उसका रैंक। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, एग्जांपल में अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि एक हमने मैट्रिक्स ले लिया इस तरह से कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर यहाँ पर हम लोग माइनर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो माइनर हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा माइनर होगा इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू ही इसका सबसे बड़ा माइनर होता है। ठीक है, यानी 0 1 0 और 0 0 1। अब अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, जिसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, इसमें एक ऐसा माइनर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, जो कि नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है।
ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3x3 यानी कि 3 ऑर्डर, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 3। अब यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ पे कह सकते हैं 4x4 का मैट्रिक्स बनाए। ये तो पहले हमने जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया, तो वही क्या आ रहा है, वही नॉन ज़ीरो आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि हमने मैट्रिक्स को इस तरह से ले लिया कि यहाँ पर हमने मान ले लिया कि ये 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बना है 3x3 ऑर्डर से, इसकी जो माइनर वैल्यू वो 0 आ रही है, ठीक है। यानी अब इसमें जितने भी एक ही यहाँ पे 3x3 का बनेगा। अब इसके बाद 3x3 के बाद क्या आएगा, 3x3 के बाद आएगा 2x2 का माइनर। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 3x3 ऑर्डर का एक माइनर बन गया। अब इसके बाद जो भी माइनर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 2x2 का होगा। और 2x2 के इसमें कितने माइनर हो सकते हैं, 2x2 के हम लोग देख सकते हैं इसमें पूरे 9 माइनर होंगे, 9 माइनर्स होंगे 2x2 ऑर्डर के। कैसे, हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे माइनर, तो ये हमको मिलेगा। हमको पता है कि हम माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालें तो ये मिलेगा। 0 के करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकालते हैं तो 0 करस्पॉन्डिंग मतलब कि ये मिलेगा, ठीक है। और इस 0 करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो और मिलेगा। तो हम ऐसे चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे चेक करते करते एक न एक ऐसा माइनर ज़रूर होना चाहिए 2x2 का जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, तो वही उसका और क्या हो जाएगा, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इन तीनों के करस्पॉन्डिंग करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी, इन तीनों करस्पॉन्डिंग करेंगे माइनर निकालेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। लेकिन हम लोग जब इस 0 के करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकाल लेते हैं तो इस 0 करस्पॉन्डिंग माइनर क्या मिलेगा, इस 0 करस्पॉन्डिंग माइनर हमको मिलेगा कि 1 0 एंड 0 1। अगर इसको सॉल्व करें जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी यह क्या आ गया, ये आ गया नॉन ज़ीरो। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक 2x2 का एक ऐसा कह सकते हैं कि माइनर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है। यानी इसका रैंक कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये इसका रैंक कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो हम लोग किसी मैट्रिक्स का रैंक जो है पता कर सकते हैं माइनर की हेल्प से। यहाँ पर हमने 2 मैट्रिक्स लिया है, आइए देख लेते हैं कि इसकी रैंक क्या होगी। रैंक का कंसेप्ट क्या होता है ये आपको जो है दिमाग में बैठना चाहिए। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि रैंक का कंसेप्ट जो एक्चुअली है क्या। तो देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग इसकी इस जो है मैट्रिक्स की अगर हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो जो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, हो जाएगा 2 3 1 2 4 0 एंड 1 4 5। अब अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, मान लीजिए हम अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसको ब्रेक कर दें, यहाँ से लेंगे 2 और यहाँ से मिलेगा हमको 4 5 20 और यहाँ से तो 0 मिलेगा, 20 माइनस 0। फिर अगला लेंगे तो माइनस का 3 और अगर इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जाएगा 2 5 2 10 और माइनस का 0 और फिर ये लेंगे +1 तो इसकी करस्पॉन्डिंग अगर लेंगे यहाँ पर तो 4 2 8 और माइनस का 4 1 4। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मिलेगा 20 2 40 40 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 30 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4। अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 14 यानी 14 मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब कहने का मतलब कि ये जो ए हमारा मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक है, सॉरी इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या आ गई, वो नॉन ज़ीरो है, वो ज़ीरो नहीं आई है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं आने का मतलब क्या होगा कि इसमें ऐसा कोई भी कॉलम या कोई भी ऐसा रो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि नॉन ज़ीरो हो। किसी भी जो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, ज़ीरो कहने का मतलब क्या होगा कि उस मैट्रिक्स में एक न एक ऐसा रो या एक न एक ऐसा कॉलम ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा जो कि पूरा का पूरा क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तभी उसकी वजह से उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही होगी, ज़ीरो आ रही होगी। बस यहाँ पे सीधे सीधे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी कहने का मतलब कि इसमें हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके किसी एक रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं, ज़ीरो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई है। यानी इसमें किसी भी तरह से
कोई भी ऑपरेशन लगा करके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ज़ीरो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 14 आ रही है। यानी इसमें कोई भी ऐसा एक रो या कोई भी ऐसा कॉलम एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि पूरा का पूरा क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक हो जाएगी 3। ठीक है, यानी इसमें 3 ऐसे रो या 3 ऐसे कॉलम जरूर एग्जिस्ट करें जो कि तीनों के तीनों क्या है, नॉन ज़ीरो हैं, कोई भी इसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं है, यानी उसका रैंक हो जाएगा 3। ऐसे इसमें आप लोग देखें यहाँ पर दूसरे वाले में, ये भी हमने एग्जांपल लिया, अगर इसकी हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें बी की, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से आ जाएगा 4, और अगर इसको लेते हैं तो 4 6 24 माइनस का 40, यहाँ ले लेते हैं -4 सेकेंड वाला, -4 लेंगे तो यहाँ से 7 6 42 एंड माइनस का 8 5 40 हो जाएगा, और प्लस का 3 लेंगे तब यहाँ से जाएगा 7 8 56 माइनस का 8 4 32। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 और माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा हमारा -2 और प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा 56 यानी 32, यानी कितना बचेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 24। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 64 और प्लस का -64 माइनस का 8 और यहाँ पे प्लस का 72, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा माइनस का 72 और प्लस का 72, यानी डिटर्मिनेंट बी कितना आ गया, ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है बी, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई है 0, यानी इसमें एक न एक ऐसा रो या एक न एक ऐसा कॉलम जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि पूरा का पूरा क्या होगा, 0 होगा। उसी की वजह से इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इसका जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा, क्योंकि एक न एक रो या एक न एक ऐसा कॉलम जरूर है जो कि पूरा का पूरा क्या है, जो कि पूरा का पूरा 0 है। ठीक है, उसी की वजह से इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, यानी इसका जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा। ठीक है, रैंक हम लोग उसे कहेंगे कि उसमें कितने ऐसे कॉलम या कितने ऐसे रो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि पूरे के पूरे नॉन ज़ीरो हों। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि जो 3 क्रॉस 3 का जो माइनर था, माइनर मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो वो हमने देखा कि वो क्या आ गया, वो आ गया 0, यानी इसका जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर 2 क्रॉस 2 लेकर चेक करें तो 2 क्रॉस 2 लेकर के चेक करते हैं, मान लें हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं 4 के करस्पॉन्डिंग, तो 4 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या मिलेगा, इस 4 के करस्पॉन्डिंग हमको माइनर मिलेगा ये, तो यहाँ से इसकी माइनर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ माइनर हो जाएगा हमारा 4 5 और 8 और 6। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 6 24 माइनस का 8 5 40, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, आ गया कितना -16, ये आ गया -16, यानी ये कि ये 0 नहीं है। यानी अब इसमें अगर हम लोग 2 क्रॉस 2 के माइनर देखते हैं तो 2 क्रॉस 2 के माइनर में यहाँ पर ऐसा माइनर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी इसका जो रैंक होगा वो कितना होगा, इसका रैंक हो जाएगा हमारा 2, जबकि इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर हम लोग इसमें हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग माइनर लेते, इस 4 करस्पॉन्डिंग, इस 4 के करस्पॉन्डिंग, इस 3 के करस्पॉन्डिंग, फिर 7 के करस्पॉन्डिंग, इस 4 इस 5 करस्पॉन्डिंग, फिर 8 और 6 के करस्पॉन्डिंग, तो हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग माइनर लेते और अगर उसको सॉल्व करते और वहाँ पर अगर सारी की सारी वैल्यू 0 आ जाती, यानी तो वहाँ पर भी उसका रैंक कितना होता, तो वहाँ पर रैंक ऐसा 2 नहीं होता। तब हम वहाँ पे कहते हैं कि इसमें 2 ऐसे कॉलम या 2 ऐसे रो जरूर एग्जिस्ट करेंगे जो कि पूरे के पूरे क्या हैं, 0 हैं, जिसकी वजह से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी इसका रैंक फिर कितना हो जाता, फिर इसका रैंक हो जाता सिर्फ 1। ठीक है, तो रैंक एक्चुअली होता क्या है, रैंक हम लोग उसे कह सकते हैं कि किसी भी जो मैट्रिक्स है उसमें कितने ऐसे कॉलम या कितने ऐसे रो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, जो कि जितने उसमें नॉन ज़ीरो रो या नॉन ज़ीरो कॉलम होंगे वही उसका रैंक कहलाएगा। तो इसका जो मेथड होता है कि अगर हम लोग इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लें तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने से अगर ये 0 आ जाता है तो कहने का मतलब कि 0 आएगा तो कोई ना कोई ऐसा रो, कोई ना कोई ऐसा कॉलम जरूर होगा जो कि 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो सीधे से दिखाई तो हमको दे नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर
ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें क्या है, इसमें कोई भी ऐसा रो या कोई भी ऐसा कॉलम दिखाई नहीं दे रहा जो कि क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो को यहाँ पर ज़ीरो बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको यही मेथड लगा करके ही बताना है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है, गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं कि अब जो है कितने मेथड से हम लोग जो है किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने ये जो मेथड देखा, इसको हम लोग कहते हैं माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने का। वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे जो है 3 मेथड हमको पढ़ने हैं। 3 मेथड हमारे होते हैं। पहला हमारा होगा, सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा माइनर मेथड। माइनर मेथड हम लोग इसे कहेंगे, या फिर से हम लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। माइनर मेथड भी कह सकते हैं या डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं, जो कि अभी हमने देख लिया। ठीक है, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें। पहले तो 3x3 का चेक कर लेंगे, जितने ऑर्डर का दिया होगा उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें। उसके बाद फिर 2x2 का चेक कर लें। फिर अगर जिसमें वो जितने ऑर्डर का हमको ऐसा जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी जो कि नॉन ज़ीरो होगा, वही उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा होता है माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड। दूसरा हमारा होता है एचएलएन फॉर्म, एचएलएन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एचएलएन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक टाइप का स्पेशल टाइप का फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करते हैं, एचएलएन फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर वहाँ से एचएलएन फॉर्म को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या इसे हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म OR और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो ये 3 ऐसे मेथड हैं कह सकते हैं। पहला तो माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड, इसमें हम लोग मैट्रिक्स का माइनर वैल्यू निकालें या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। दूसरा हमारा होता है एचएलएन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम लोग एचएलएन फॉर्म में चेंज करेंगे, या फिर मैट्रिक्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एचएलएन फॉर्म में चेंज करने के बाद भी उसको देख करके बताया जा सकता है कि उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, या फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद भी उस मैट्रिक्स की रैंक को बताया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ने माइनर मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड तो देख ही लिया, इसकी हेल्प से आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एचएलएन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।